नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, युद्ध रुक जाता है लेकिन शीत युद्ध कभी नहीं रुकता। कोल्ड वॉर कभी नहीं रुकती और शायद इसीलिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच शीत युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि सच कहूँ, जिम्मेदारी के साथ कहूँ तो 4 जून के बाद से धीरे धीरे ये जो शीत युद्ध है और तेज हो गया है। और चर्चा इस बात की है, दिल्ली दरबार में चर्चा इस बात की हो रही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी फिर संकट में है। और सच्चाई ये भी है कि अमित शाह की जो टीम है वो मौके की तलाश कर रही है। मौका आया नहीं, खेल हुआ नहीं। अब दोस्तों, जो अमित शाह हैं, उनकी जो टीम है, उनका जो कैंप है, बड़ा मजबूत कैंप है। उत्तर प्रदेश में तो शाह साहब की टीम बहुत ही मजबूत है। वो चाहे डिप्टी सीएम हो, वो चाहे कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो चाहे कोई अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, संगठन चलाने वाला कोई अध्यक्ष हो, ज़्यादातर आदमी अमित शाह के ही हैं। अब अमित शाह की ये जो टीम है, उसका ये सोचना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो करारी हार मिली, जो शिकस्त मिली, कहाँ तो ख्वाब देखा जा रहा था 80 में से 75 सीटें मिलेंगी और सीटें मिली 33। ऐसा ये टीम का मानना है, मेरा मानना नहीं, टीम का मानना है कि इस हार के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो योगी जी हैं। योगी जी की नीतियों की वजह से ये हार हुई है। नॉट बिकॉज ऑफ मोदी, बिकॉज ऑफ योगी ये हार हुई है। अब ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। दरअसल पिछले दिनों अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उन्होंने सारे महासचिवों को बुलाया, उसमें बाकी लोग भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि मीटिंग में अमित शाह ने बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मोहन भागवत साहब के आदमी हैं, मोदी जी के भी बड़े करीब हैं, इनसे कहा कि भाई आप लखनऊ जाइए और जांच करिए कि हम लखनऊ में हारे क्यों, यूपी में हारे क्यों। अब शाह साहब कहें और बीजेपी में कोई उनका पालन ना करे आदेश का, सुझाव का, तो साहब बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे, 2 दिन लखनऊ में रहे। जी हाँ, 2 दिन। और 2 दिन लखनऊ में रहे, उनकी मुलाकात सबसे हुई। उन्होंने योगी जी को भी बुलाया पार्टी ऑफिस में कि आप भी आइए। सबसे बातचीत करी, गुफ्तगू की, आप कह सकते इंटरोगेशन किया, पूछताछ की एक तरह से। वे हार का कारण क्या है। अब जो बीएल संतोष साहब हैं, ये रिपोर्ट बना रहे हैं हार की उत्तर प्रदेश में, और रिपोर्ट में क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। और ये जो रिपोर्ट है ये तैयार होगी और फिर बीजेपी के चीफ के जरिए ये रिपोर्ट मोदी जी और अमित शाह के टेबल पे होगी और उसके बाद एक्शन हो सकता है। अब दोस्तों, बीएल संतोष की जो ये रिपोर्ट होगी, सीक्रेट रिपोर्ट, ये तो बंद लिफाफे में ही पहुंचेगी मोदी जी तक। लेकिन जो लोग लखनऊ में हैं, जो लोग बीएल संतोष से मिले, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, कुछ नेताओं से मेरी बात भी हुई, और उनका ये कहना है, आई मे नॉट बी राइट, मैं जो कुछ बता रहा हूँ हो सकता है वो 100% सच ना हो, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उनमें से कुछ का ये कहना है कि इस रिपोर्ट में योगी जी के बारे में बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि ज़्यादातर पदाधिकारियों ने और मंत्रियों ने ये बताया संतोष को कि साहब योगी जी जो अफसरशाही चला रहे हैं, अफसरों को जो छूट दे रखी है, चाहे वो दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, कप्तान हो, जिलाधिकारी हो, इनको इतनी छूट दे रखी है कि साहब वहाँ पर बीजेपी का जो नेता, विधायक, सांसद, उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है। संगठन इसीलिए कमज़ोर हो गया, इसीलिए हम हार गए। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि साहब हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा हो गया, ध्रुवीकरण इतना ज़्यादा हो गया कि बीजेपी को महंगा पड़ गया। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा आप कह सकते हैं चाबी घुमा दी। तो जो ध्रुवीकरण सांप्रदायिकों को ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। कुछ लोगों ने संतोष साहब को ये बताया कि साहब जो दलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, इनकी भी उपेक्षा हुई। और ये कारण था कि दलित और अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये साहब कुछ हाथी से उतरा और कुछ वैसे बीजेपी से गया। ये साइकिल पर बैठ गया, जाके अखिलेश की साइकिल पर बैठ गया दलित और अति पिछड़ा। ये भी एक कारण लोगों ने बताया। ऐसे कई कारण बताए गए। अब ये रिपोर्ट तैयार होगी,
और भेजी जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर होगा क्या। अब जो अमित शाह की लॉबी है एक और तर्क दे रही, एक और लॉजिक दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब बेड़ा गर्क हो गया हमारा लोकसभा में, 33 सीटों पे हम सिमट गए, वेरी शेमफुल परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी, बड़ा शर्मनाक प्रदर्शन था। तो वो लोग कह रहे हैं कि साहब योगी जी की वजह से 2.5 साल बाद जो यूपी का विधानसभा चुनाव है कहीं वो ना हार जाए, कहीं वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, ये लोग कह रहे हैं। और अमित शाह चाहते हैं कि इसी तरह का एक माहौल बनाया जाए जहां योगी जी को कुर्सी से उतारना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब योगी का जो कैंप है उसका ये कहना है कि साहब योगी जी जिम्मेदार क्यों हैं, सारे फैसले तो अमित शाह ले रहे थे, अमित शाह ही टिकट बांट रहे थे, अमित शाह ही सबको डिसाइड कर रहे थे कहाँ रैली होगी कहाँ नहीं होगी। तो जब सारी बागडोर शाह साहब के हाथ में थी तो फिर योगी जी जिम्मेदार कैसे, ये कहा जा रहा है। बहरहाल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है योगी आदित्यनाथ के लिए, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर 10 में से 10 सीटें योगी जी जीत गए तो फिर वो ये साबित कर देंगे कि देखिए जहां उनकी चली वहां पर बीजेपी जीती और जहां नहीं चली वहां लोकसभा जैसी हार मिली। तो योगी ये जो उपचुनाव है उसको वो अपनी अग्नि परीक्षा मानते हैं और वो चाहते हैं कि 10 में 10 सीटें वो जीत के दिखा दें। हालांकि सामने राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े हैं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड है कि अगर 10 में 10 सीट की जगह 10 में 5 सीट आई या बीजेपी को 10 में 4 सीट मिली, रिपोर्ट कार्ड अगर योगी जी का गलत हो गया फिर क्या होगा। मुझे लगता है फिर वही मौका होगा जिसकी तलाश अमित शाह के कैंप को है। अब दोस्तों आज का जो सवाल है बहुत साफ है, स्ट्रेट है एकदम, और सवाल स्ट्रेट ये है कि क्या ये जो जंग है, ये जो शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर है, ये कभी खत्म होगा। अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, नुकसान पे नुकसान हो रहा है बीजेपी का। मोदी जी को जीत के लाले पड़ गए थे बनारस में, स्मृति ईरानी हार गई, 33 सीटें मिली, 75 का ख्वाब बीजेपी देख रही थी, सपने टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्या ये जंग रुकेगी, क्या खेमेबाजी बंद होगी। मंत्रिमंडल 2 हिस्सों में बटा है, विधायक 2 हिस्सों में बटे हैं, अफसरशाही 2 हिस्सों में बटा है। कोई कहता है भाई अमित शाह की लॉबी, कोई कहता है योगी की लॉबी है। क्या ये सिलसिला थमेगा, बिग क्वेश्चन। और दूसरा, नहीं थमता है, जंग जारी रहती है, तो फिर योगी जी कितने दिन तक कुर्सी पर है, कितने दिन तक कुर्सी पर। और वाकई ये संकट गहराता जा रहा है या योगी जी के पास कुछ इस तरह की योजना है कि वो इस संकट को खत्म कर सके। बड़ा सवाल है, होने क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस देश का सबसे बड़ा सूबा जो राजनीति की धारा तय करता है, दिशा तय करता है, दशा तय करता है, जिसने मोदी जी को 400 के सपने से 240 पर लाके पटक दिया, उस उत्तर प्रदेश की आज बात करने जा रहे हैं। लड़ाई भी बड़ी है, शीत युद्ध भी बड़ा है, और 2 खास मेहमान हैं। उमाकांत लखेड़ा 30-35 वर्षों से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ सियासत को कवर कर रहे हैं, बेबाक हैं, तल्ख बोलते हैं, उनको सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा क्या कहते हैं वो, क्योंकि इस टॉपिक पे पत्रकार बोलते नहीं हैं। और हमारे साथ लखनऊ से जो है वो रविकांत, प्रोफेसर रविकांत जी होंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा क्योंकि वो योगी के घर से कुछ दूर रहते हैं, बड़ी पारखी निगाहें उनकी। प्रोफेसर रविकांत हैं और साथ में उमाकांत लखेड़ा साहब, दोनों को सुनिए और खुद तय करिए व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन यूपी, यूपी में क्या होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आप ही से है, और सवाल यह है कि ऐसा कहा जा रहा था कि भाई अमित शाह और योगी की जो जंग है कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतना करारा झटका उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा था 440 वोट का कि लोग भूल गए थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तलवारें दोनों तरफ से फिर से उस पर धार दी जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अमित शाह ने एक तरह से मन बना लिया चाणक्य ने कि योगी आदित्यनाथ को जाना ही होगा, देर या सबेर जाना ही होगा, सिर्फ टाइमिंग का इंतजार हो रहा है। तो ये क्या जंग रुकने वाली कभी नहीं है? क्या तलवारें कभी मयान में नहीं जाएंगी? हाँ, निश्चित रूप से दीपक जी, और ये तलवारें मयान में गई भी नहीं थी।
बीच में जो सन्नाटा था वो दरअसल आंधी के पहले का सन्नाटा था। ओहो। और अब आपको वो साफ दिख रहा होगा, बीएल संतोष डेरा जमाए हुए हैं लखनऊ में पिछले 2-3 दिनों से, और लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। पिछले 7 साल में ये पहली बार हो रहा है कि जहां योगी आदित्यनाथ को बीजेपी कार्यालय में हाजिरी बजानी पड़ रही है। और उसके अरे पीछे वजह क्या है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सिर पर ठीकरा फूटना है बीजेपी की हार का। 75 का सपना देखा था नरेंद्र मोदी ने और 33 पर आकर के लटक गए, और आज 2 बैसाखियों के सहारे हैं। तो उसका कारण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अगर 33 की जगह अगर ये 73 होता तो क्या दीपक जी ये देखना पड़ता नरेंद्र मोदी को, जी जी नीतीश जी, और सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, सही कह रहे, मैं आ रहा हूं। आज तो भाई लखनऊ का ही सवाल है। डॉक्टर साहब, आपको तो आज बहुत कुछ बोलना होगा और बताना होगा, राज खोलने होंगे आपको। लेकिन मैं लखेड़ा साहब के पास जाऊंगा। लखेड़ा साहब, ये जो जी मामला है, पहले जी अमित शाह का कैंप कह रहा है कि साहब योगी जी थे, इन्होंने कहा था मिशन 80, 80 में से 80 सीट लाएंगे। जी उसके बाद योगी का खेमा कह रहा है कि साहब टिकट जो है अमित शाह ने बांटे, फैसले अमित शाह ने लिए, रणनीति अमित शाह ने बनाई, हमारी तो सुनी नहीं गई। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, एक दूसरे पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, संगीन इल्जाम, अरे भाई अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया नतीजे आए हुए। अब तो भूल जाना चाहिए, आगे चुनाव की तैयारी करें। ये जो लड़ाई है, ये बार बार सुर्खियां क्यों बन जाती है लकड़ा साहब? ये सुर्खियां देखिए, पहले किसी मरीज का इलाज करने के पहले वो बीमारी का पता करना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है और जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की लड़ाई है। हु इज आफ्टर मोदी, और हु इज आफ्टर मोदी में अमित शाह कभी नहीं चाहते कि वो योगी आदित्यनाथ उनके विकल्प के रूप में बने, और जो जो झंडा, जो टॉर्च मोदी की है वो योगी आदित्यनाथ पकड़े। अमित शाह की तो लंबा प्लान है। अमित शाह का प्लान ये है, अभी तो उनकी छोटी उम्र है, तो अमित शाह का प्लान ये है कि कम से कम मोदी के बाद वो 10-15 साल वो गद्दी संभाले। और योगी चूंकि टक्कर दे रहे हैं, चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करने वाला कोई नेता गुजरात लॉबी को मंजूर नहीं हो सकता है। इसीलिए पिछले 3 साल से चाहे मिस्टर शर्मा जो उनको मंत्री बनाया, उनको एमएलसी बनाया, और जी उनको पूरी कमान वो क्यों दी जा रही थी कमान? देखो, इनको इस तरह के लोग चाहिए, इनको योगी आदित्यनाथ जैसे लोग नहीं चाहिए। इनको ऐसे लोग चाहिए उत्तर प्रदेश में कि पेड़ लगाए और कुछ दिन बाद उस पेड़ को हिला हिला के देखे ये जड़ें तो नहीं जमा गया। और योगी ने क्योंकि जड़ें जमा दी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट, आपने बड़ी बात कह दी। उनका ऐसा पेड़ चाहिए, हल्का पेड़ हो, जड़े ना जमा पाए, यानी भजन लाल शर्मा और मोहन यादव टाइप, इस तरह के लोग चाहिए। नहीं, ये अपना जो हटाए गए शिवराज सिंह चौहान, क्या उनकी क्या कसूर था उनका? योगी उन्होंने तो हराया नहीं, उन्होंने तो उन्हीं की बदौलत 29 के 29 आ गए मध्य प्रदेश में। कोई लॉजिक नहीं। देखिए, गुजरात लॉबी का कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक इसलिए नहीं होता कि अगर जीत गए तो मोदी के नाम पे जीत गए, और हारे, अरे मोदी के नाम पर जो वोट पड़ गया, इन्होंने तो काम नहीं किया। हारे तो योगी और जीते तो मोदी। ये जो खेल तो चल रहा है जी ये जो खेल चला बहुत विचित्र है। और अब ये खेल शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये कल ही खुलने वाली है, और आने वाले 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद, उसके पहले देखिए क्या क्या खेल यूपी में होने वाले हैं। और ये सरकार जो दिल्ली में तलवार की धार पर है, ये कितने दिन चलती है, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की गुत्थी पर निर्भर करते हैं। समझ गए। आप कह रहे हैं कि अभी लखेड़ा साहब बता रहे कि अभी तो खेल शुरू है, द गेम बिगिंस। ये तो पहला ओवर है, 4 जून के बाद आगे देखिए क्या होता है इस 2020 फॉर्मेट में। एक चीज मैं प्रोफेसर साहब आपसे जरूर पूछूंगा, और मैं अभी तक नहीं समझ पाया, और हो सकता है मेरे दोस्त भी ना समझ पाए हों। भाई योगी के पीछे अमित शाह पड़ क्यों गए? भाई योगी जी कोई बेईमान आदमी नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, भगवे उसमें रहते हैं। अमित शाह को योगी से प्रॉब्लम क्या साहब?
देखिए दीपक जी, वो प्रॉब्लम वही है जो जिसकी तरफ इशारा किया लखेड़ा साहब ने, कि मोदी जी के बाद कौन। और गुजराती लॉबी को अगर किसी से डर है तो केवल योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवा चोले में भी रहते हैं, उतने ही हार्डकोर हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो अपनी जड़ें जमाई हैं, और आरएसएस का भी बरद हस्त उनके ऊपर माना जाता है, तो गुजराती लॉबी को यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की तरफ कूच कर जाए। अरे बाप रे बाप। इसलिए लखनऊ से ही पैर उखाड़ दीजिए और उनको वापस भेज दीजिए गोरखपुर। ये असली समझ गया। मतलब जितना डर राहुल गांधी से है गुजरात लॉबी को या अखिलेश यादव से, उतना ही डर योगी आदित्यनाथ से कि ये आदमी कहीं दिल्ली ना कूच कर दे और फिर संकट में कुर्सी मोदी जी की पड़ जाए। एक यहाँ पर सवाल, लखेड़ा साहब, आप तो राजनीति को 35 वर्षों से ज्यादा से कवर कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहाँ की जो राजनीति है केंद्र और राज्य की, उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये जो संतोष है, बीएल संतोष, हालांकि आरएसएस के आदमी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं भाजपा में। ऐसा लोग कहते हैं कि बीएल संतोष अमित शाह के दूत बन के लखनऊ भेजे गए थे। एक मीटिंग में बीजेपी की एक मीटिंग में अमित शाह ने बीएल संतोष से कहा कि आप लखनऊ जाइए। तो अब बीएल संतोष जो अमित शाह के कहने पर आए हैं, हार का कारण जो है वो जानने आए हैं। बीएल संतोष की जो रिपोर्ट होगी वो तो योगी आदित्यनाथ के ही मुखालिफ जाएगी। साहब, योगी ने इसलिए हरा दिया, बुलडोजर की वजह से हरा दिया, या मंत्रिमंडल में जो है कहीं ना कहीं एकता नहीं थी, संगठन को जो है योगी आदित्यनाथ ने किनारे कर दिया था। रिपोर्ट तो इसी तरह की जाएगी। अब ये जो हार की रिपोर्ट, अगर योगी आदित्यनाथ के सर पर ठीकरा फूटेगा तो फिर तो एक मौका मिल गया मोदी जी को और शाह साहब को इनको हटाने का। तो आपको लगता है कि ये खेल हो रहा है? बीएल संतोष को जो भेजा गया, ये खेल है? ये खेल नहीं, ये महाखेल है। इसलिए कि जो जज है, जो अभियुक्त है, जो अपराधी है या जो अक्यूज है, वो अक्यूज यहाँ जज की भूमिका में समीक्षा कर रहा है। अक्यूज जो है जज की भूमिका में कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि जो हार की जिम्मेदार हैं वही जो है जज बन के आए हैं। यस, और बीएल संतोष की जो भूमिका है वो पोस्टमार्टम के डॉक्टर से ज्यादा नहीं है। और पोस्टमार्टम का जो डॉक्टर रिपोर्ट देता है सरकारी प्रेशर में, आपको पता है ना, आप तो धुरंधर होम मिनिस्ट्री ऑफ क्राइम रिपोर्टर हैं, तो जो पोस्टमार्टम का जो डॉक्टर होता है, जब उस पर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो जो पोस्टमार्टम के जो असली कारण है मृत्यु के, उनको छिपाता है। और जिससे सरकार को मदद मिलती है या शासन को मदद मिलती है, मुझे लग रहा है वो खेल इस तरह से हो रहा है कि घुमा फिरा के सारा ठेकरा के साहब ये इनके उदंड है या मुख्यमंत्री। अब ये बताइए, जो नई कहानी चल रही है कि नहीं, मुख्यमंत्री के वो मिलते नहीं है, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, जिलों में कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और थानों में इतना भ्रष्टाचार है। मेरे पास तो प्रूफ है। अगर किसी को उत्तर प्रदेश में कोई सुन रहा है तो मेरे से संपर्क कर, मैं उसको प्रूफ बताऊंगा कि थानों में किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, किस तरह से फर्जी एफआईआर हो रही है। ये आपने सिस्टम बना दिया, उसमें आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग निश्चित रूप से जो पहले चलता था, और ठेके छूटते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन करके ठेके छुड़ाए जाते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धमकाया जाता था। कम से कम वो अराजकता आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि वो पिछली वाली सरकारों में जो कुछ चीजें होती थी, देखिए आज भी आप सर्वे कीजिए, आप मध्य वर्ग की महिलाओं में सर्वे कीजिए जिनको 5 किलो राशन नहीं मिलता। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर महिलाओं ने उत्तर प्रदेश, नोएडा वगैरह, दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर और सिटीज में इसलिए वोट दिया कि वो कमोबेश वो इस बात से खुश हैं थोड़ा बहुत कि भाई योगी का डंडा चल रहा है और अपराधी थोड़ा थोड़ा पलायन करके राज्य से। लेकिन केवल अपराधियों के पलायन करने से कुछ नहीं होगा। आप जो बाकी गवर्नेंस है, आप रोजगार के दरवाजे खोलिए, फैक्ट्री खोलिए, आप जो ग्रास रूट पर डेवलपमेंट के जो काम है, जो दलाली के धंधे ग्रास रूट लेवल पर हो रहे हैं,
जब तक आप उनको बंद नहीं करेंगे और गरीब लोगों को राहत देने का काम नहीं करेंगे, कोई कल्याणकारी राज्य के स्थापना आप कर नहीं सकते। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा मैं मानता हूं जी। चलिए लखेड़ा साहब, एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई घर में झगड़ा है, घर में आग लगी हुई है, आपस में जैसे गांव में दो भाई लड़ जाते हैं जमीन पर, 2 बीघा जमीन पर, इसी तरह के झगड़े। यहाँ 2 बीघा जमीन नहीं है, यहाँ हजारों एकड़ जमीन है जहां पर झगड़ा हो रहा है अमित शाह और योगी का। ये घर की बात है। अब क्यों लंका लगी है बीजेपी में, कभी फिर प्रोग्राम बनाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता आए हमारे प्रोग्राम में, उससे मैं सवाल पूछूं कि भाई ये आग क्यों लगी है, ये आग बुझेगी कैसे। तो मैं ये जो लंका लगी है यूपी में बीजेपी की, मैं उससे थोड़ा सा परे हटके एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये करना चाह रहा हूं कि ये जिस तरह से झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ रहा, मजबूत किला रहा गुजरात के बाद, वो जिस तरह से ढह रहा है, आपको लग रहा है कि 2.5 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें तूती बोलने जा रही है विपक्ष की? क्या इंडिया अलायंस वैसे ही भारी पड़ने जा रहा है जिस तरह से लोकसभा का हमने नतीजा उत्तर प्रदेश में देखा? क्या ये जो आपसी झगड़ा है अमित शाह का, योगी जी का, जिस पर आधिकारिक तौर पर बीजेपी चुप रहती है, बोलती नहीं है, खंडन करती है ऐसे झगड़ों का, क्या यही झगड़ा बीजेपी को कमजोर कर रहा है? और आपको लग रहा है कि अखिलेश और राहुल गांधी दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं यूपी में? दीपक जी, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के हार का एक फैक्टर बीजेपी के भीतर का अंतर्विरोध था। मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा फैक्टर था, लेकिन एक फैक्टर था। और बीएल संतोष जो अभी इस समय लखनऊ में है, उनकी जो रिपोर्ट, हालांकि वो सामने नहीं आएगी, लेकिन अंदर की जो खबर है दीपक जी, उसमें 4 बातें निकल करके आ रही हैं कि योगी जी के जो अफसर हैं वो बेलगाम हो गए और किसी भी विधायक मंत्री की कोई चल नहीं रही थी, कार्यकर्ता दरकिनार कर दिए गए थे। तो चुनाव में तो कार्यकर्ता काम आते हैं ना जी, विधायक काम आता है, लेकिन जब कार्यकर्ता ही दरकिनार है तो फिर वो मायूस हो गए। चुनाव में उन्होंने कोई खास मदद नहीं की। एक बड़ा फैक्टर ये रहा। एक जिसको कहा जा रहा है कि जिसने सबसे बड़ा परिवर्तन किया वो है दलित वोट बैंक, संविधान वाला जो इशू चला जी। लेकिन सवाल ये है कि दलित अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़ करके इंडिया अलायंस की तरफ गया है, नाराज है, या संविधान बड़ा इशू था, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं या उत्तराखंड में क्यों नहीं? इसको लेकर के जो चर्चा हो रही है उसमें ठीकरा फोड़ा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के सिर पर कि अति पिछड़ा और दलित समाज को तरजीह नहीं दी गई। तीसरा फैक्टर निकल करके आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व की छवि है और जो कानून व्यवस्था के नाम पर जो बुलडोजर राज चल रहा है, एनकाउंटर जो हुए, उस एनकाउंटर में जिस एक समाज को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो और ज्यादा एक तरह से ध्रुवीकृत हो गया। मुस्लिम की आप बात करें कि मुस्लिम को जरूरत से ज्यादा डराया गया। जी बिल्कुल। तो ये 3-4 और एक और बड़ा कारण दीपक जी, आप देख लीजिए नियुक्तियां थानों से लेकर के और जिलाधिकारी तक, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर से लेकर के और वाइस चांसलर तक आरोप यह है कि एक जाति विशेष, और मैं खुल करके कहूं कि ठाकुरों को जो तरजीह दी जा रही है उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में है और बीएल संतोष यही रिपोर्ट लेकर के जा रहे हैं। दीपक जी समझ गया आपसी लड़ाई, लेकिन एक सवाल रह गया, एक लाइन का जवाब चाहूंगा कि चाहे वो ठाकुरों में फंसे हैं, नहीं फंसे हैं, जातिवादी हैं, नहीं है, मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग और एक जाति के लोग, और एक आपने बात कही कि भाई अफसर बेलगाम है। चलिए वो तो बीएल संतोष रिपोर्ट देंगे। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मेरा सवाल का जवाब रह गया डॉक्टर साहब, क्या ये जो आपसी लड़ाई है बीजेपी के अंदर, इसका लाभ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मिलने जा रहा है? क्योंकि मैन ऑफ द मैच तो अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में, ये तो मानना होगा, क्योंकि अजूबा तो अखिलेश यादव ने किया है। तो क्या ये एडवांटेज अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है? निश्चित रूप से, और ये फायदा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मिलेगा, क्यों नहीं फायदा उठाएंगे वो?
इस अंदरूनी कलह का ये जरूर फायदा उठाएंगे। जिस तरह से बीजेपी प्रचारित करती रही है कि सपा यादववादी पार्टी है, उसने तमगा हटा लिया, 5 ही टिकट दिए थे लोकसभा में और अपने परिवार के अलावा किसी को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को कम टिकट दिए। तो एमवाई समीकरण तो खत्म कर दिया अखिलेश यादव ने और पिछड़ी जाति के तमाम लोगों को टिकट दिया। दलितों में 2 सामान्य सीट पर टिकट दिया अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी की लोकप्रियता, निश्चित रूप से इसका फायदा विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया अलायंस, लखेड़ा साहब, एक अग्नि परीक्षा आने वाली है जल्द योगी आदित्यनाथ की, जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में बाई इलेक्शन है। लोग ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के भीतर, आज मेरी कई अधिकारियों से भी बात हुई, पदाधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि साहब योगी जी अगर 10 में 10 सीटें जीत गए उत्तर प्रदेश में तो ये अपनी मजबूती का झंडा गाड़ देंगे, लेकिन अगर 10 में से 4 सीट जीती, वही लोकसभा जैसा हाल हुआ, तो अमित शाह को बहाना मिल जाएगा। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर ये 10 सीटों का जो ये सेमीफाइनल होने जा रहा है 2027 का, अगर ये सेमीफाइनल योगी हार गए, तो आपको लगता है फिर बीएल संतोष जैसे लोग अमित शाह के खिलाफ तो यही कहेगा कि देखिए साहब, लोकसभा में भी बेड़ा गर्क करा दिया और विधानसभा के बाई इलेक्शन जो इतने क्रूशल थे इसमें भी बेड़ा गर्क करा दिया। क्या अगर ये चुनाव योगी हार जाते हैं बुरी तरह से, तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, तो उनको हटाया जा सकता है, बहाना मिल जाएगा? देखिए, नतीजा जो भी रहे इन बाई इलेक्शंस का, योगी सरकार की सेहत पर या नंबर गेम पर कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। मैं तो कह रहा हूं कि नतीजा जो भी रहे, सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उल्टी गिनती है। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे निकले हैं, वो नतीजे तमाम, आपने लार्जर देन लाइफ मोदी जी की इमेज बनाई, उनके दौरे कराए, सांप्रदायिक उन्माद हिंदू मुसलमान चुनाव पूरे चुनाव प्रचार में कराया गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के कितना बड़ा प्रचंड और प्रपंच रचा गया कि पूरा देश के प्रधानमंत्री वहां शंकराचार्य की भूमिका में है, और तब आप पूरी तरह हार गए उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह रहा हूं कि आप अब कोई भी जो पीक है भारतीय जनता पार्टी का, जो पीक आप पहले हासिल कर चुके हैं पिछले 10 साल में और 2 विधानसभा के चुनाव में, वो पीक आप भूल जाइए। मेरी ये रिपोर्ट है कि योगी आदित्यनाथ ने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि मेरे को छेड़खानी की कोशिश करोगे तो मैं उसका इलाज भी जानता हूं। मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूं जी, उसका इलाज उनको पता है, गुजरात लॉबी को भी पता है इलाज क्या है। और गुजरातियों का जो उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है और उत्तराखंड में जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है, उनको असली चिंता उस इन्वेस्टमेंट को बचाने की है, जो ठेके टूट रहे हैं और जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है पूरे सिस्टम में, गुजरातियों का पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट का, विनिवेश का। तो ये सारे बड़े सवाल हैं जो धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे और ये बड़ा मुद्दा बनेगा। जी, 2 इंपॉर्टेंट बातें हमारे 2 पैनलिस्ट ने आज की, दोनों ही एक्सपर्ट हैं इस विषय के, और इसलिए मैं इन लोगों की बातों को हमेशा स्वीकार करता हूं। रविकांत प्रोफेसर साहब ने ये कहा है कि भाई ये एडवांटेज राहुल गांधी और अखिलेश यादव है, जिस तरह से झगड़ा हो रहा है। और लखेड़ा साहब ने उसमें, आप कह सकते हैं, उस जो दाल है उसमें तड़का लगा दिया ये कह के कि साहब ये तो झगड़ा बंद होने वाला है ही नहीं, ये तो तलवारें अब मयान में जाने वाली नहीं है। तो एक तरफ लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि मयाने तलवार में जाएंगी नहीं, अमित शाह और योगी का झगड़ा खत्म नहीं होगा, और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भैया झगड़ा चले या खत्म हो, एक चीज तय है कि एडवांटेज राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये स्थिति है दोस्तों। और एक चीज मैं जरूर कहना अपनी तरफ से चाहूंगा कि जो 10 सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है, ये वाकई एक अग्नि परीक्षा तो योगी जी की है कि अगर ये 10 में 8 नंबर मिलते हैं, 10 में 6 नंबर मिलते हैं, और अगर 5 नंबर से भी कम आए योगी जी, कुछ भी हो सकता है। जो कह सकते हैं, जो शुरू में रविकांत जी कह रहे थे कि चाणक्य को, अमित शाह को सिर्फ टाइमिंग का इंतजार है, किस टाइम पर वो तीर चले दिल्ली से और कुर्सी से हटाए। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति इंटरेस्टिंग होने जा रही है, और आज जिस तरह से हमारे दोनों पैनलिस्ट ने जो तथ्यों को रखा है, बहुत बेबाकी के साथ रखा है, भीतर की बात सामने लाए हैं, मैं उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि एक आपने वैल्यू एडिशन किया, आपकी जो बातें,
इसी तरह से सच बोलते रहिए, हिम्मत के साथ बोलते रहिए कैमरे पर। हम तो यही चाहेंगे, दोस्त भी यही चाहते हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब, समय निकाला आपने। प्रोफेसर साहब आप भी, Thank you. आपने समय निकाला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर सो मच।